और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी से। बाइडेन प्रशासन ने यूक्रेन को F-16 फाइटर जेट देने का बड़ा ऐलान कर दिया है। यूक्रेन को इन लड़ाकू विमानों की सप्लाई डेनमार्क और नीदरलैंड से होगी। सप्लाई की कोई तारीख फिक्स नहीं की गई है, ना ही कितने की संख्या में F-16 यूक्रेन को दिया जाना है, इसका ऐलान किया गया है। F-16 मिलने से ज़ेलेंस्की काफी मजबूत हो जाएंगे, लिहाजा पुतिन ने भी एक नया हथियार मैदान में उतार दिया है। माइंस ब्लास्ट से परेशान रूस ने अपने टैंकों को बचाने के लिए लेजर हथियार इस्तेमाल करने का निर्णय किया है। रास्ते में दुश्मन की बिछाई माइंस को दफन कर देना, पीछे से आती अपनी आर्मी के लिए रास्तों को निष्कंटक बनाना, युद्ध में फ्रंट पर रहने वाले इस चलते फिरते विशालकाय व्हीकल की स्ट्रेंथ आप इसके फायर पावर में देखिए। लिस्तवा माइन क्लियरिंग व्हीकल, बर्फ के भीतर दबे हो माइंस या सड़क किनारे किसी पेड़ की ओट लेकर जमीन में गाड़े गए हों, लिस्तवा सबको तलाश लेता है। दुश्मन के इरादे लिस्तवा के सामने चकनाचूर हो जाते हैं। इस लिस्तवा की डिटेल अभी आगे दिखाएंगे। उससे पहले लिस्तवा चर्चा में क्यों आया? क्योंकि ये बहुत पहले से यूक्रेन के मोर्चे पर है। लिस्तवा चर्चा में है इसलिए कि इसे अपग्रेड कर दिया गया है। अपग्रेडेशन में इसमें अब माइक्रोवेव गन फिट कर दी गई है। मकसद यह है कि लिस्तवा अपना काम भी करे और माइक्रोवेव गनों से हमला भी करे। माइक्रोवेव गन को समझे बिना आप पुतिन के इस निर्णय को नहीं समझ पाएंगे कि रूस अब यूक्रेन के खिलाफ माइक्रोवेव गन का इस्तेमाल क्यों करने जा रहा है। माइक्रोवेव वेपन्स को डायरेक्ट एनर्जी वेपन्स भी कहा जाता है। इसके दायरे में लेजर और माइक्रोवेव वेपन्स दोनों ही आते हैं। इस तरह के वेपन्स बेहद घातक होते हैं। इस तरह के हमले में एक हाई एनर्जी रेज को छोड़ा जाता है। ये किरणें इंसान के शरीर में घुसकर उनके शरीर के हिस्सों को नुकसान पहुंचा सकती है। इस तरह के हमलों की एक बेहद खास बात यह होती है कि ये जमीन से हवा में, हवा से जमीन में या जमीन से जमीन में किए जा सकते हैं। माइक्रोवेव वेपन्स के जरिए निकलने वाले रेडिएशन बीम में किसी भी तरह की कोई आवाज नहीं होती। इसको देख पाना भी संभव नहीं होता है। हाई फ्रीक्वेंसी पर छोड़ी गई ये किरणें दुश्मन के लिए काफी घातक साबित हो सकती हैं। माइक्रोवेव वेपन्स के अंदर पार्टिकल बीम वेपन, प्लाज्मा वेपन, सोनिक वेपन, लॉन्ग रेंज एकॉस्टिक डिवाइस भी आते हैं। माइक्रोवेव हथियार वैसी परिस्थितियों में ज्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं जब दुश्मन देश में सैनिकों या नागरिकों को मारने की नीयत नहीं होती, बल्कि ताबड़तोड़ माइक्रोवेव फायरिंग कर उन्हें डरा दिया जाता है। ये चेतावनी दे दी जाती है कि उन्हें दूर दूर तक नजर मत आओ। ये वीडियो देखिए और वीडियो में इस व्हीकल की केबिन दिख रही है। अलग अलग 2 कंपार्टमेंट दिख रहे हैं और शान से लहराती रूस की सड़कों पर मचलती जा रही है। जहां जरूरत पड़ती है वहां आगे में सेंसर प्लेट से लैस मशीनें फिट कर दी जाती हैं। लिस्तवा की डिटेल देखें, उससे पहले इस पर तैनात माइक्रोवेव गन की खासियत समझ लेते हैं। ये बहुत नया नहीं है, लेकिन रूस ने इसका इस वक्त इस्तेमाल करने की सोची तो उसका जरूर कोई कारण रहा होगा, लेकिन इसे विस्तार से आगे समझेंगे। माइक्रोवेव वेपन्स को कई तरह की बैलिस्टिक मिसाइल, हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल, हाइपरसोनिक ग्लाइड मिसाइल को रोकने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। रूस, चीन, भारत, ब्रिटेन भी इस तरह के हथियारों के विकास में लगे हैं। वहीं तुर्की और ईरान का दावा है कि उनके पास इस तरह के हथियार मौजूद हैं। तुर्की का तो यहां तक दावा है कि उसने अगस्त 2019 में इस तरह के हथियार का इस्तेमाल लीबिया में किया था। पुतिन के पास अब हथियारों को चुनने की आजादी नहीं के बराबर रह गई है। गोदाम में पड़ा जो भी हथियार राष्ट्रपति पुतिन को दिख रहा है, पुतिन यूक्रेन में वो झोंक देते हैं।
रूस के रक्षा इंजीनियर यही बड़ी भूमिका निभा रहे हैं कि लिस्त्वा के साथ उन्होंने माइक्रोवेव गन को जोड़ दिया। एक साथ दो काम, रास्ता भी साफ और दुश्मन भी साफ। यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि इस हथियार का तोड़ क्या है। तो जवाब है अमेरिका के पास इस तरह के वेपन्स में एक्टिव डिनाइल सिस्टम है जो यूएस एयरफोर्स ने विकसित किया है। इसको अक्सर हिंसाग्रस्त क्षेत्रों में प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है। इससे शरीर में दर्द होने लगता है। इसके अलावा ये इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को भी नष्ट करने की ताकत रखता है। युद्ध के मैदान में इस तरह के हमलों का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल फिलहाल कम ही देखा गया है। इसके बाद भी इस तरह के हथियार दुनिया के कुछ बड़े देशों के पास मौजूद हैं। तो पुतिन ने फैसला कर लिया है कि अब यूक्रेन पर माइक्रोवेव गन फायरिंग होगी। बच सको तो बचो। अब यहाँ ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये लिस्त्वा जिस पर माइक्रोवेव गन को फिट किया गया है, इसकी डिटेल क्या है। लिस्त्वा को स्पेशली स्ट्रेटेजिक मिसाइल फोर्सेस के लिए बनाया गया है। लिस्त्वा 15 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड को माइंस बिछे रास्तों पर चल सकता है। इस बीच सड़क पर उसकी 100 मीटर की सीमा में माइंस इसकी आंखों से बच नहीं सकते। इसके आगे 16 इंडक्शन सेंसर लगे हुए हैं। अगर जरूरत पड़ती है तो माइंस को इस व्हीकल की मदद से मैनुअली भी सर्च किया जा सकता है। इसकी और खासियत है कि एक बार इसकी रेंज में आने के बाद माइंस को मोबाइल फोन या दूर लगाए गए इलेक्ट्रॉनिक से ब्लास्ट नहीं किया जा सकता। माइंस बिछाने के पीछे लक्ष्य होता है दुश्मन इस रास्ते से ना आए, इसलिए खेतों तक में माइंस बिछा दिए जाते हैं। ये काम रूस की सेना भी करती है और यूक्रेन की सेना भी। रूस की सेना इसलिए करती है कि यूक्रेन की सेना उसके पीछे पीछे ना आ पाए। ये माइंस पुतिन के टैंकों के कब्रगाह हैं। पुतिन के टैंक इन्हीं माइंस में फंसकर दम तोड़ते रहे हैं, जिसकी धारदार काट पुतिन ने ढूंढ निकाली है। कहा जाता है कि रूस यूक्रेन महायुद्ध कितना भी आसमान में लड़ा जाए, पानी में लड़ा जाए, इसका अंत जमीनी लड़ाई से होगा। जमीन पर आलम यह है कि रूस के टैंकों की बर्बादी की दास्तानें सुनाई जा रही हैं और यूक्रेन के पास तो टैंकों का टोटा पड़ता जा रहा है। इस तथ्य के बावजूद कि अब ज़ेलेंस्की के पास चैलेंजर जैसे टैंक हैं, टैंकों से फैसला होना है, तो यहाँ रूस और यूक्रेन दोनों के टैंक पावर ने इन्हें युद्ध में कितनी कामयाबी दिलाई है, देखना और समझना जरूरी है। असल में टैंक के मैदान में यूक्रेन और रूस दोनों की हालत खस्ता है। कोई तुलना नहीं, सिर्फ आंकड़े देख लीजिए कि 24 फरवरी 2022 को जब युद्ध की शुरुआत हुई थी तो इन दोनों के पास टैंकों की तादाद क्या थी। रूस के पास 12,420 टैंक थे, वहीं यूक्रेन के पास 2,596 टैंक। रैंड कॉर्पोरेशन और IISS इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज के मुताबिक यूक्रेन में जब लड़ाई शुरू हुई तो रूस के करीब 2700 लड़ाकू टैंक तैनात किए गए थे। डच OSINT प्रोजेक्ट और इसके अनुसार 17 महीने पहले जब रूस ने यूक्रेन पर आक्रमण किया था, तब से लेकर 31 मई तक उसने अपने मूल रिजर्व के 3000 लड़ाकू टैंकों में से 2000 से अधिक को खो दिया है। लगातार बढ़ते नुकसान और उस गति से नए मॉडर्न टैंक नहीं बना पाने के कारण पुतिन ने पुराने सोवियत काल के T-54, T-55 और T-62 टैंकों को स्टोरेज से बाहर निकालकर युद्ध क्षेत्र में भेज दिया है। पुतिन के पास टैंक भी हैं और शक्तिशाली भी हैं। और यूक्रेन का हाल है कि अब उसके पास चैलेंजर टैंक भी हैं और लेपर्ड भी। तो टैंकों के लिहाज से युद्ध का गणित इधर उधर हो गया। लेपर्ड 2 टैंक रूसी T-90 टैंक का मुकाबला करने के लिए बनाया गया है। रूस हमले में अपने इस टैंक का खूब इस्तेमाल कर रहा है। माना जाता है कि दुनिया भर में 2000 लेपर्ड 2 टैंक हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा था कि इन्हें ऐसे 300 टैंक मिल जाएंगे तो रूस की हार निश्चित है। लेपर्ड आया भी, फायर भी हुआ, लेकिन पुतिन को नहीं हिला सका। यही हाल चैलेंजर टैंक के साथ हुआ। दूसरी ओर पुतिन के T-90 टैंकों का तो यूक्रेन में कब्रिस्तान ही बन गया। लिहाजा रूस ने टैंकों के मार्च के पहले उस रास्ते को बिल्कुल महफूज बनाए जाने पर ध्यान केंद्रित किया है। इस बीच ज़ेलेंस्की को पश्चिमी देशों से हथियारों की भरपूर सप्लाई जारी है। टैंक इनमें से एक हथियार है। जर्मनी से जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइलें मिली। फ्रांस यूक्रेन को हल्के टैंक भेज चुका है। यूक्रेन को फ्रांस लेक लक हैवी टैंक भी दे सकता है।
ब्रिटेन समेत कई देशों ने यूक्रेन को टैंक देने का वादा किया और दिया भी, जैसे चैलेंजर। पोलैंड ने ही यूक्रेन को पहला लेपर्ड टैंक सौंपा था। अमेरिका पैट्रियट मिसाइल जैसा एयर डिफेंस सिस्टम दिया। बख्तरबंद गार्डियन। टैंकों का काल जेवलिन मिसाइलें थी। छोटे छोटे देश जैसे लिथुआनिया, एस्टोनिया, लातविया जैसे देश यूक्रेन को खुलकर मदद कर रहे हैं। पुतिन के पास युद्ध को तेज और भयानक नतीजे देने वाला बना देने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है। पुतिन ने अब तक यूक्रेन के खिलाफ जिस तरह के हथियारों का इस्तेमाल किया है, उसे देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि हमले कैमरे में ऐसे हैं तो जमीन पर साक्षात आंखों के सामने होंगे तो कैसे होते होंगे।